जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। क्या आपने अपने जीवन में कहीं पर भी भेदभाव का सामना किया है? वर्णी जी ने किया है। वे बनारस में न्याय को पढ़ने के लिए एक नैयायिक जी के पास जाते हैं, पर वे नैयायिक जी उन्हें न्याय सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वे एक जैन हैं। सोचिए आपको कैसा लगेगा जब आपको सिर्फ जैन होने के कारण इस भेदभाव का सामना करना हो। अब यहीं पर ही दो तरीके के लोग उपस्थित होते हैं। भेदभाव सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में उसका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप छोटी सोच को रख करके ज़िंदगी भर उस भेदभाव को या उस व्यक्ति को या उस संस्था को या उस घटना विशेष को आप बुरा बुरा बोलते रहें, बुराइयां करते रहें, नेगेटिव सोचते रहें और कुछ भी नया नहीं करें। या दूसरा ये हो सकता है कि आप कुछ नया सोच करके, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करके, अच्छी सोच को रख करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जैसे कि वर्णी जी ने किया। यद्यपि उनको बनारस में एक नैयायिक जी ने न्याय नहीं पढ़ाया, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने बनारस में दिगंबर जैनों का एक ऐसा विद्यालय खोला जहां सभी लोग, ना सिर्फ वे ही, सभी लोग उसका अध्ययन कर सकें। तो इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सोच, जो बड़ी सोच होती है और बड़े लोगों के पास होती है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, वो धार्मिक भी होगा और लौकिक भी होगा, तो ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव सोच हमारे को रखना होगा। डिस्ट्रक्टिव सोच, किसी के बुरा बोलना, नेगेटिव बोलना या उसके बारे में मन में गलत भाव रखने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, तो ये तो हमने वर्णी जी के जीवन से सीखा कि बुराई करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने मार्ग पर विशुद्ध भाव पूर्वक पुरुषार्थ करते रहिए, यही हमारा दायित्व है और यही हमारा कर्तव्य है। हम आगे बढ़ते हैं, अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 71 है और हेडिंग का नाम है स्यादबाद विद्यालय का उद्घाटन। इसी हेडिंग से पहले भी एक विषय आ चुका है जिसमें वह स्यादबाद विद्यालय कैसे खुला, ये सारी घटना यहाँ पर बताई। एक बात ध्यान देने योग्य है कि 1 रुपये का कमाल, देखिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस 1 रुपये का कमाल क्या हुआ कि उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड्स खरीदे और 64 पोस्ट कार्ड्स को खरीद करके वो 64 जगहों पर अलग अलग लोगों को डिलीवर किए और उन्होंने अपनी योजना को स्पष्ट की। जब आपका बहुत बड़ा विज़न होता है और विशुद्ध भावपूर्वक विज़न होता है, तो लोग आपको निश्चित ही सहायक बन ही जाते हैं। ऐसे वर्णी जी को भी बहुत सारे लोगों ने सहायता भी की। एक बात और ध्यान रखिए कि जब लोग आपकी सहायता करते हैं तो सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं होते जो आपकी सहायता करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। और वर्णी जी को भी उन लोगों का सामना करना पड़ा। तो ये सारी सब कुछ होने के बावजूद भी वे दृढ़ थे, वे अटल थे और उन्होंने स्यादबाद विद्यालय का जो नींव है उसको रखा। और देखिए कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है और उनका जीवन एज ए विद्यार्थी अब वहाँ कैसे होता है, ये आइए हम सब देखते हैं। स्यादबाद विद्यालय का उद्घाटन। पंचमी को प्रातःकाल विद्यालय का उद्घाटन होना है। पंडितों का क्या प्रबंध है? उपस्थित लोगों ने पूछा। मैंने कहा, मैं शास्त्री अंबादास जी से न्याय शास्त्र का अध्ययन करता हूँ। 15 रुपये मासिक स्कॉलरशिप मुझे बम्बई से श्री सेठ जी साहब के पास से मिलती है, वही उनके चरणों में अर्पित कर देता हूँ। अब 25 रुपये मासिक उन्हें देना चाहिए, वे 3 घंटा को आ जावेंगे। सबने स्वीकार किया। एक अध्यापक व्याकरण को भी चाहिए। मैंने कहा, शास्त्री जी से जाकर कहता हूँ। अच्छा, शीघ्रता करो, सबने कहा। मैंने शास्त्री जी के पास गया। 20 रुपये मासिक पर एक व्याकरणाचार्य और इतने पर ही एक साहित्य अध्यापक भी मिल गया। सुपरिटेंडेंट पद के लिए वर्णी दीपचंद्र जी नियत हुए। एक रसोइया, एक ढीमर, एक चपरासी, इस तरह 3 कर्मचारी, 3 पंडित और 1 सुपरिटेंडेंट, इस प्रकार व्यवस्था हुई। इस समय मुझे मिलाकर केवल 4 छात्र थे। शुरू में जेठ सुदी पंचमी को बड़े समारोह के साथ विद्यालय का उद्घाटन हुआ। 25 रुपये मासिक श्रीमान सेठ माणिक चंद्र जी बम्बई ने और इतना ही बाबू देव कुमार जी आरा ने देना स्वीकृत किया।
इसी प्रकार बहुत सा स्थायी द्रव्य तथा मासिक सहायता बनारस वाले पंचों ने दी, जिसका विवरण विद्यालय की रिपोर्ट में है। इस तरह यह महाकार्य श्री पार्श्वनाथ के चरण प्रसाद से अल्प ही समय में संपन्न हो गया। जेठ सुदी पंचमी, वीर निर्वाण संवत 2432 और विक्रम संवत 1982 के दिन प्रातःकाल 1962 के दिन प्रातःकाल श्री मैदागिनी में सर्वप्रथम श्री पार्श्वनाथ स्वामी का पूजन कार्य संपन्न हुआ, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की भूमि है बनारस। अनंतर गाजे बाजे के साथ श्री स्यादवाद विद्यालय का उद्घाटन श्रीमान सेठ माणिक चंद्र जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ। आपने अपने व्याख्यान में यह दर्शाया कि भारत धर्म प्रधान देश है। इसमें अहिंसा धर्म की ही प्रधानता रही, क्योंकि यह एक ऐसा अनुपम अलौकिक धर्म है जो प्राणियों को अनंत यातनाओं से मुक्त कर देता है, माने प्राणी मात्र को सुख के मार्ग पर अग्रसर करता है। देखिए, कहाँ तो किन्हीं धर्मों में धर्म के नाम पर ही प्राणियों की हिंसा की जाती है और उसे धर्म समझा जाता है। कोई जीव मर रहा हो, आप मार रहे हो, आप काट रहे हो और उसे धर्म माने, ये कैसा हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? कोई जीव दुखी हो रहा है, अपने प्राण त्याग कर रहा है और हम उसमें धर्म मान रहे हों। वह धर्म नहीं है, वह तो हिंसा है, वह तो पाप है। तो हमारे को ये समझना होगा। लेकिन जैन धर्म में और कहीं ना कहीं भारतीय समस्त धर्मों में अहिंसा का महत्व बताया गया है। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने स्थूल दृष्टि से और जितना कोशिश हो सका है उतना अन्य धर्मों में जो अहिंसा का स्वरूप है उसको पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि अहिंसा सभी धर्मों में किसी न किसी रूप से कही गई है। जैसा कि यहाँ कहा कि भारतीय धर्म और दर्शनों का प्राण है अहिंसा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना सूक्ष्म विवेचन जैन धर्म में अहिंसा का प्राप्त होता है और जैन श्रावकों और मुनिराजों के द्वारा उस अहिंसा को फॉलो किया जाता है आचरण के माध्यम से, उतना अन्य धर्मों में हमारे को नहीं दिखाई देता। ना ही अहिंसा का वैचारिक वस्तु स्वरूप दिखाई देता है और ना ही आचरण रूप से हमारे को दिखाई देता है। चाहे मुनिराज की चर्या हो, चाहे एक श्रावक की चर्या हो, हमें कदम कदम पे अहिंसा दिखाई देती है। देखिए, चूंकि इसका साहित्य संस्कृत और प्राकृत में है, अतः इस बात की महती आवश्यकता है कि हम अपने बालकों को इस विद्या का मार्मिक विद्वान बनाने का प्रयत्न करें। किसका? जैन दर्शन का। आज संसार में जो जैन धर्म का ह्रास हो रहा है, ह्रास माने कम होता जा रहा है, उसका मूल कारण यही है कि हमारी समाज में संस्कृत के मार्मिक विद्वान नहीं रहे। संस्कृत का क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हमारे जो मूल ग्रंथ लिखे गए हैं वे प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश आदि भाषाओं में ही लिखे गए। आप ट्रांसलेट करके, आप अनुवाद करके हिंदी विंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिनवाणी को मूल से पढ़ना, वो मूल में जो बात होती है वो ट्रांसलेशन, भावार्थ और अन्य भाषा में वो बात नहीं होती। इसीलिए अगर हमारे को जैन धर्म के वस्तु स्वरूप को समझना है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको मूल से जितना समझ सकें, मूल भाषा से जितना समझ सकें, उतना हमारे को समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। देखिए, माणिक चंद्र जी अपने भाषण में ये बात कह रहे हैं। आज संसार में जो जैन धर्म का ह्रास हो रहा है उसका मूल कारण यही है कि हमारी समाज में संस्कृत के मार्मिक विद्वान नहीं रहे। आज विद्वानों के ना होने से जैन धर्म का प्रचार एकदम रुक गया है। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि वह तो एक वैश्य जाति का धर्म है, पूर्ण वैश्य जाति का नहीं, इन्हें गिने वैश्यों का है, इन्हें गिने वैश्यों का है। अतः हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उस धर्म के प्रसार के लिए मार्मिक पंडित बनाने का प्रयत्न करें। एतदर्थ
ही आज मेरे द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मैं अपने को महान पुण्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरे द्वारा इस महान कार्य की नींव रखी जा रही है। यद्यपि मेरा यह पक्ष था कि एक ऐसा छात्रावास खोला जाए जिसमें अंग्रेजी छात्रों के साथ साथ संस्कृत के भी छात्र रहते, परंतु श्रीमान देव कुमार जी रईस आरा और बाबू छेदीलाल जी रईस बनारस ने कहा कि यह सर्वथा अनुचित है, छात्रावास से विशेष लाभ ना होगा। अतः मैंने अपना पक्ष छोड़ उसी पक्ष का समर्थन किया और जहाँ तक मुझसे बनेगा इस कार्य में पूर्ण प्रयत्न करूँगा। तो सिंपल सी बात है कि माँ जिनवाणी के प्रचार प्रसार में हर व्यक्ति से जितना हो सके उतना प्रयास करना ही चाहिए। एक विद्यालय खुलेगा, उसमें कितने विद्यार्थी पढ़ेंगे और सिर्फ वे ही नहीं पढ़ेंगे, वे आगे मल्टीप्लाई करते हुए समाज को कितना लाभ देंगे, ये बात विचारणीय हो जाती है। इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में हमारे को प्रयास करना चाहिए। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि जैन धर्म जीवित कैसे रहेगा। क्या सिर्फ बिल्डिंग्स बना करके, सीमेंट की, पत्थरों की, सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने से वह सुरक्षित रहेगा? बिल्डिंग्स तो तोड़ी भी जा सकती हैं और टूटी हुई बिल्डिंग्स को पुनः बनाया जा सकता है, लेकिन क्या होगा अगर उन शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग ही नहीं होंगे? जैन धर्म वास्तव में आज शास्त्रों में लिपिबद्ध है। हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र का अध्ययन अध्यापन कैसे हो सके। अगर जैन धर्म को पंचम काल के अंत तक और आगे धारा प्रवाह रूप से हमारे को ले जाना है, अपने जीवन में उतारना है, तो वह निश्चित रूप से ज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसलिए ज्ञानार्जन के जितने भी उपाय हों उनमें अपना अधिक से अधिक प्रयास, प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। आपके बाद बाबू शीतल प्रसाद जी ने विशद व्याख्यान द्वारा सेठ जी के अभिप्राय की पुष्टि की। यहाँ आपको बाबू लिखने का यह तात्पर्य है कि उस समय आप बाबू ही थे। जैन धर्म के प्रसार में आपकी अद्वितीय लगन थी। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन हर तरह से इस विद्यालय की सहायता करूँगा और वर्ष में 2-4 बार यहाँ आकर निरीक्षण द्वारा इसकी उन्नति में सहयोग दूंगा। लोग भावना में आकर के ऐसे नियम तो ले लेते हैं, लेकिन क्या वे उसको फॉलो कर पाएंगे कि नहीं? आइए देखते हैं। यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि आपने अपनी उक्त प्रतिज्ञा का आजीवन निर्वाह किया। प्रतिज्ञा लेना जुदा बात है और उस प्रतिज्ञा का आजीवन मृत्यु पर्यंत निर्वाह करना, उसको फॉलो करना, उसका पालन करना, ये अलग बात है। आप जहाँ जाते थे विद्यालय को एक मुश्त तथा मासिक चंदा भिजवाते थे। जहाँ पर चतुर्मास करते थे वहाँ से हजारों रुपए विद्यालय को भिजवाते थे। कुछ दिन बाद आप ब्रह्मचारी हो गए, परंतु विद्यालय को ना भूले, उसकी सहायता निरंतर करते रहे। वर्षों तक आप विद्यालय के अधिष्ठाता रहे। तो इस तरीके से विद्यालय की उन्होंने बहुत मदद की। अब देखो कैसे समय पलटा। समय की बलिहारी है कि ऐसा उदार महानुभव कुछ समय बाद विधवा विवाह का पोषक हो गया। अस्तु, यहाँ उसकी कथा करना मैं उचित नहीं समझता। यद्यपि इस एक बात के पीछे जैन समाज में आपकी प्रतिष्ठा कम होने लगी, फिर भी आपकी श्रद्धा दिगंबर धर्म में आजन्म रही। आपने धर्म प्रचार के लिए निरंतर परिश्रम किया। ब्रह्मा व लंका में, यहाँ जो ब्रह्मा लिखा है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वर्मा होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो वहाँ जाकर के आपने दिगंबर जैन धर्म का प्रचार किया। इसी उद्घाटन के समय श्री मोतीलाल जी देहली वालों ने भी विद्यालय के प्रारंभ में सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस तरह विद्यालय का उद्घाटन सानंद संपन्न हो गया। पठन क्रम क्वींस कॉलेज बनारस का रहा, माने कि लौकिक शिक्षा के लिए वे कॉलेज जाते थे और बाकी धर्म का अध्ययन भी कराया जाता था। विद्यालय को सहायता भी अच्छी मिलने लगी। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से छात्र आने लगे, धीरे धीरे आ जाते। इसी विद्यालय के मुख्य छात्र पंडित वंशीधर जी साहब हैं, जो कि आज इंदौर में श्रीमान सर सेठ हुकुमचंद्र जी साहब के प्रमुख विद्वान हैं। इंदौर में जो
सर सेठ हुकुम चंद्र जी हुए हैं। ये बहुत बड़े सेठ हुए हैं, बहुत नामी सेठ हुए हैं और इन्होंने विद्वान आदि का भी इन्हें संरक्षण किया और उनका खूब जैन धर्म की प्रभावना में भी वे काफ़ी निमित्त बने। आप बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। आपके ही द्वारा समाज में सैकड़ों छात्र गौमट सार आदि महान ग्रंथों के ज्ञाता हो गए हैं। किसके कारण? वंशीधर जी के कारण। आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति ने भावना भाई विद्यालय खोलने की, उस विद्यालय में एक वंशीधर जी नाम की जीव पढ़ते हैं और वे वंशीधर जी इतने लोगों को पढ़ाते हैं कि ताकि वो गौमट सार जैसा महान ग्रंथ जिसे कदाचित कठिन समझा जाता हो, उस कठिन ग्रंथ को भी उन्होंने जन जन की वस्तु बनाया। अब देखते हैं कि एक जीव की भावना का कितना फल होता है। विचार करके देखिए, सोचिए। आपकी प्रवचन शैली अद्भुत है। आप विद्वान ही नहीं, त्यागी भी हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने सिर्फ ज्ञान का भार ही नहीं ढो रहे हैं, संयम का भी, त्याग और संयम को भी अंगीकार कर रहे हैं। अब आपने पंचमी प्रतिमा ले ली है। ज्ञानी श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं होती हैं उनमें से उन्होंने 5 प्रतिमाएं ले ली थी। अपने पुत्र को आपने एमए तक अंग्रेजी पढ़ाई और साथ ही संस्कृत में दर्शनाचार्य भी बनाया है। आपके सुपुत्र का नाम श्री पंडित धन्य कुमार है, जो आजकल इंदौर में प्रधान अध्यापक हैं। श्रीमान पंडित माणिक चंद्र जी न्यायाचार्य भी इसी विद्यालय के छात्र हैं, जो अद्वितीय प्रतिभाशाली हैं। सहारनपुर में श्रीमान लाला प्रद्युम्न कुमार जी के मुख्य विद्वान हैं। आपने अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की है। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि जहाँ वाद विवाद होता है, अन्य मतावलंबी के भी वक्ता होते हैं और जैन धर्म का निरूपण करने वाले भी आप वक्ता होते हैं और दोनों ही विषय को लेकर के वाद विवाद करते हैं और वाद विवाद में जिसका तर्क प्रबल होता है, अनुमान हेतु आदि जिसके प्रबल होते हैं, जो अपनी साध्य की सही रूप से सिद्धि करता है, वही विजयी घोषित होता है। तो आपने स्थान स्थान पर जाकर के बहुत शास्त्रार्थ किए और उसमें विजय भी प्राप्त की। बहुत से छात्रों को न्याय शास्त्र में विद्वान बनाया तथा श्री श्लोक वार्तिक की भाषा टीका की है। श्री जम्बू विद्यालय का उद्घाटन आप ही के द्वारा हुआ था। आजकल आप सहारनपुर में ही निवास करते हैं। इनके सिवा श्रीमान पंडित देवकी नंदन जी व्याख्यान वाचस्पति भी इसी विद्यालय के छात्र हैं। आज आप भी श्रीमान सर सेठ हुकुमचंद्र जी के प्रधान पंडितों में हैं। आपके द्वारा कारंजा गुरुकुल की जो उन्नति हुई सो सर्वविदित है। कारंजा में एक विद्यालय चलता है बच्चों का बहुत प्राचीन रीति से, और जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और वो वास्तव में कई मायने में गुरुकुल की तरह वहाँ पढ़ाई होती है और सब बच्चे अपना कार्य स्वयं करते हैं, स्वावलंबन सीखते हैं, स्वाधीनता सीखते हैं और जैन धर्म का अध्ययन अध्यापन करते हैं प्रारंभिक रूप से, जो आज भी कारंजा में वह विद्यालय चलता है, क्योंकि मेरे ही कई सहपाठी उस कारंजा विद्यालय के आए हुए थे। परिवार सभा भी आपके द्वारा समय समय पर उन्नत हुई है। तो इस प्रकार से ये उद्घाटन के समय कौन कौन लोग आए, उसमें से कौन कौन से मुख्य उस समय तक लोग पढ़े, उनका परिचय यहाँ पर वर्णी जी ने हमारे को दिया। अगली हेडिंग है अधिष्ठाता बाबा भागीरथ जी, और इसका विषय थोड़ा सा बड़ा है और इस विषय को हम अगले भाग में लेंगे। और इस प्रकार से यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक जीव भावना भाता है, अच्छा विचार करता है, तो उसमें कितने ही जीव कल्याण में निमित्त बनते हैं। देखिए, ये कोई मान कषाय की बात नहीं होती है। ये वास्तव में तो सर्वोत्तम कार्य वही है जहाँ अपना और दूसरों का कल्याण हो, और इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ हमारा भी कल्याण हो और दूसरे के कल्याण में भी हम निमित्त बने। तो इस प्रकार से यहाँ पर गणेश प्रसाद जी वर्णी ने इतनी सुंदर भावना भाई, उस भावना के लिए पुरुषार्थ किया, वह फलीभूत हुआ और वहाँ से उत्तम उत्तम विद्वान निकले। इस प्रकार हमारा यहाँ विषय हुआ। शेष चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आपने इस भाग से क्या सीखा वह हमें कमेंट कर करके अवश्य बताइएगा। मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ आप वह भी बता सकते हैं। और इस प्रकार मुझे आशा है कि आपको यह विषय निरूपण अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।